स्वागत है आपका सुपर न्यूज में। मेरा नाम है औरंगजेब हुसैन और आप देख रहे हैं सुपर न्यूज। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि लोकसभा चुनाव के परिणाम आ चुके हैं और परिणाम आने के बाद से ही ये चुनाव चर्चा का विषय रहे। आज हम इस पे स्पेशल बात करने चाह रहे हैं रिजवान खान से, जो कि एक वरिष्ठ पत्रकार है और पत्रकारिता में कई सालों का इनका अनुभव है। हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या वजह है कि एडवोकेट प्रकाश अंबेडकर साहब का विजन जो था अकोला के लिए वो नहीं चल पाया और 2019 में जहां वो दूसरे नंबर पे थे, 2024 में वो घिसक के तीसरे नंबर पे आ चुके। तो इसकी क्या वजह रही, क्या मुस्लिम समाज का वोट नहीं मिला, उसके बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले आपका शुक्रिया कि आपने हमें आपके चैनल में बात करने का मौका दिया। हमें यहाँ पर इसका भी शब्द है कि हम अपनी बात रखें। देखिए, जहाँ तक आपका सवाल है कि आपका क्या विश्लेषण रहा है, मैं ये कहना चाहूँगा कि शुरुआत में जब चुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ, उस वक्त ये अंदाज़ा लगाया जा रहा था कि प्रकाश अंबेडकर साहब महाविकास आघाड़ी के साथ हाथ मिलाकर मैदान में उतरेंगे और इस तरह से दोनों का डायरेक्ट महायुति और महाविकास आघाड़ी का मुकाबला होगा। लेकिन आखिर में तीनों उम्मीदवार अलग अलग अपना नॉमिनेशन दाखिल किया और बाद में चेंज हुआ ओपिनियन कि अब जो है तो ट्रायंगुलर यहाँ पर फाइट देखने को मिलेगी। लेकिन एक एक ग्रुप ये था कि जो ये सोच रहा था कि अंबेडकर साहब की अलग से वंचित से खड़े रहने की बात जो है तो वोट बड़े पैमाने पे डिवाइड होंगे और डिवाइड होने के नतीजे में अनूप धोत्रे उसी मार्जिन से जीत दर्ज करेंगे जिस मार्जिन से उनके पिताजी पिछली बार दर्ज कर चुके हैं। लेकिन दूसरे कुछ लोग ये भी थे, उनका ये कहना था कि चूंकि इस बार महायुति के खिलाफ और खुद लोकल लीडर के खिलाफ जो बीजेपी कैंडिडेट के खिलाफ नाराजगी पाई जा रही थी, तो शायद वो मार्जिन इतना ना हो। ये तो शुरुआत में थी, लेकिन कुल मिलाकर फिर टक्कर जो देखने को मिली वो अभय पाटिल में और अनूप धोत्रे में देखने को मिली। और जहां तक वंचित की बात है, वंचित पिछली बार के मुकाबले इस बार तीसरे नंबर पे रही है। ये वंचित के बड़ा सेटबैक है। उम्मीद ये होनी चाहिए थी कि इस बार मतलब उम्मीद थी वंचित को कहीं ना कहीं कि वो इस बार भी अगर नहीं जीत दर्ज कर पाए तो सेकंड नंबर पे जरूर होंगे। लेकिन उनका तीसरे नंबर पर आना कहीं ना कहीं बताता है कि पार्टी के साथ को धक्का लगा है और पार्टी के लिए आने वाली विधानसभा के अंदर भी बड़ा चैलेंज बन चुका। वंचित की अगर हम इलेक्शन कैंपेन की बात करें तो हम शुरू से ही देख रहे थे कि उनका फोकस मुस्लिम समुदाय के वोटों के लिए, उसके बावजूद वो इसमें फेल हुई, नाकाम हुई। तो उसकी क्या वजूहत आपको लगता है? जी बिल्कुल, देखिए इस कैंपेन में, इस बार के जो कैंपेन में विशेष रूप से ये देखा गया कि वंचित की ओर से खासकर इस बात की कोशिश की गई किस तरह से ज्यादा मुस्लिम वोट उनके पाले में पड़ सके। बाकायदा तौर पर कैंपेनिंग की गई, मुस्लिम इलाकों में भीड़ इकट्ठा करने की कोशिश की गई। महाराष्ट्र भर से जो मुस्लिम एक्टिविस्ट थे उनको जमा किया गया, लीडरों से मिलने की कोशिश की गई। ये तमाम तरह की कोशिशें वंचित की तरफ से की गई, लेकिन इन सारी कोशिशों के बावजूद अब जो नतीजे है वो यही बताते हैं कि मुस्लिम समाज पूरी तरह से वंचित के साथ नहीं गया है। जो उसके कुछ कार्यकर्ता है, कुछ लोग हैं, उनका वोट और उनके तो गए। इसमें जो वजूहत, मेरा जो ऑब्जर्वेशन है कि इस बार मुस्लिम वंचित बहुजन आघाड़ी के साथ क्यों नहीं गए, उसके दो तीन वजूहत मेरे सामने है। पहला मैं समझता हूँ कि इस तरह से देश भर में जो एक माहौल बना था महाविकास आघाड़ी को लेकर कि अगर सरकार में बीजेपी को सत्ता से बेदखल करना है केंद्र से, ये जरूरी है कि सारे वोट जो है तो एक जगह हो, वोट सेकुलर वोट का डिवाइडेशन ना हो। और उसी भावना को लेकर अकोला में भी यहाँ के मुसलमानों में वही भावना थी। इसके लिए बाकायदा तौर पे मुस्लिम समाज की जो अलग अलग तंजीमें थे, लोग थे, उन्होंने प्रकाश अंबेडकर साहब के साथ मुलाकात की और की जो भावना मुसलमानों में है कि प्रकाश अंबेडकर साहब ने युति कर लेना चाहिए, गठबंधन करना चाहिए और ताकि वोट का डिवाइडेशन ना हो, उसका फायदा बीजेपी को ना मिले। मैं आपको बता दूं कि जो महाराष्ट्र डेमोक्रेटिक फोरम जो महाराष्ट्र लेवल पर बनाया गया था, उसकी शाख एमडीएफ अकोला में भी थी। इनके लोगों ने भी बाकायदा तौर पर डॉक्टर अम्बेडकर साहब, एडवोकेट अम्बेडकर साहब का मुलाकात की स्टेट लेवल पर और इस बात का प्रयास किया। शुरुआत में लग भी रहा था कि कहीं ना कहीं ये यूपी हो जाएगा, लेकिन जो जिस तरह से वंचित की ओर से जो सियासी रशाकशी देखने को मिली है, उससे लोग कुछ हद तक आखिर में मायूस हुए। उनको लगा कि ये सिर्फ सियासी बातें हो रही है और शायद युति ना हो, हुआ यही, युति नहीं हुई, गठबंधन नहीं हुआ। तीनों ने जो है तो अपना अलग अलग पार्टी टिकट से लड़ने का फैसला किया। तो युति ना होने की वजह से मुस्लिम समाज के दिमाग में कहीं ना कहीं ये भावना पैदा हुई कि
अंबेडकर साहब जानबूझकर महाविकास आघाड़ी में गठबंधन नहीं करना चाहते, और इसमें वंचित बहुजन आघाड़ी मैं समझता हूँ कि फेल हुई है लोगों को समझाने के लिए कि गठबंधन उन्होंने क्यों नहीं की और उसकी वजूहत क्या है। वो उनके अपने तौर पर जो वजूहत हो सकते हैं कि गठबंधन क्यों नहीं हुआ, लेकिन वो मैसेज मुस्लिम जनता तक कांग्रेस का एक तरह से फायदा ज्यादा। हाँ, उसलिए एक तो ये फायदा हुआ, मुस्लिम का जो बड़ा तबका था वो इनसे गठबंधन ना होने से नाराज था। दूसरी वजह जो मेरे को लगती है या मैंने जो ऑब्जर्व किया है वो ये है कि 3-4 पहले जिस तरह से अकोला पश्चिम मतदार संघ के जो वहाँ की सीट रिक्त थी, मतलब वहाँ चुनाव होने की कयास चल रहे थे, तो ऐसे में वंचित बहुजन आघाड़ी के जो मुस्लिम लीडर्स हैं उन लोगों ने अकोला की मतलब अकोला की जगह पर कुछ मुस्लिम सोसाइटी के जो एक्टिविस्ट है, जो पॉलिटिकल लीडर्स है या उलमा-ए-किराम है, तंजीमें, इन लोगों को जमा किया, उनके साथ प्रकाश अम्बेडकर साहब की एक मीटिंग रखी थी और उसमें प्रकाश अम्बेडकर साहब ने अपनी पार्टी की विचारधारा और अपनी बातें और पश्चिम मतदार संघ को लेकर बातें रखी, इस तरह की वहाँ पे गुफ्तगू हुई। लेकिन उस बीच कुछ लोगों ने ये प्रस्ताव उनके पास रखा कि पश्चिम मतदार संघ से क्यों ना ऐसा किया जाए कि वहां से किसी कांग्रेस के किसी मुस्लिम लीडर को टिकट दिया जाए, जबकि प्रकाश अम्बेडकर साहब का ये कहना था कि वहां से मराठा कैंडिडेट को वंचित बहुजन मैदान में उतारेंगे और मुस्लिम समाज को उसको सपोर्ट करना चाहिए। लेकिन मुसलमानों के बीच से ये आवाज आई कि मराठा कैंडिडेट के बजाय किसी मुस्लिम को वहां से टिकट दिया जाना चाहिए कांग्रेस की ओर से, बदले में वंचित बहुजन आघाड़ी जो है तो लोकसभा के अंदर उनका साथ में, यानी कुल मिला के दोनों की गठबंधन हो और पश्चिम से कांग्रेस एमएलए के लिए और लोकसभा के लिए वंचित का। ये जब सुझाव वहां पर आया तो उसको लेकर प्रकाश अम्बेडकर साहब एकदम नाराज हुए और उन्होंने ये बयान दिया कि मुझे इस तरह के सजेशन की कोई जरूरत नहीं है, मुझे, मैं कोट कर रहा हूँ उनकी बात को, उन्होंने कहा कि मैं जीता तो भी राजा, मैं हारा तो भी राजा। ये सेंटेंस वहां पर मौजूद कांग्रेस के लोगों ने इतना वायरल किया और वो बात बहुत हद तक फैली और इसकी वजह से मुसलमानों के बीच नाराजगी पैदा हुई। प्रकाश अम्बेडकर साहब ने ये बात नहीं कहनी चाहिए, उन्हें लगता है कि चुनाव में हार जीत हो सकती है, लेकिन जब आप सेकुलर वोटों की बात करते हैं तो किसी को ऐसा कंतर नहीं दिखा सकता। तो दूसरी वजह ये रही। तीसरी वजह ये रही कि जिस तरह से औरंगाबाद में वंचित बहुजन आघाड़ी में मुस्लिम कैंडिडेट को का नाम का ऐलान किया, वहां पे चूंकि पहले से इम्तियाज जलील इमाम के मैदान में थे, तो कहीं ना कहीं मुसलमानों को ये लगा कि जो इमाम के कैंडिडेट को हराने के लिए वंचित बहुजन आघाड़ी में मुस्लिम कैंडिडेट को वहां उतारा। उसको लेके काफी विरोध हुआ, काफी समझाने की बातचीत हुई। बाद में पार्टी की समझ में आया कि शायद इसकी वजह से अकोला में इसका असर पड़ सकता है, तो उस जो कैंडिडेट थे वहां पर उन्होंने पत्रकार परिषद लेकर अफसर खान ने कहा कि मैं वंचित बहुजन आघाड़ी से नहीं बल्कि आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर मैदान में हूँ, और कहीं ना कहीं उनका ये मंशा था कि आप ये ना समझे कि मैं वंचित से हूँ और इसका असर गलत अकोला में न जाए। तो ये उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस और बाइट आने के बाद थोड़ा सा यहाँ पे जो एमआईएम का तबका था या जो और दूसरे मुसलमान थे वो वंचित बहुजन के फेवर में आए। बल्कि जिस तरह से असदुद्दीन अवैसी साहब ने भी ऐलान किया था कि अकोला के मुसलमान या अकोला के एमआईएम कैडर वंचित बहुजन आघाड़ी को वोट करें, लेकिन चुनाव के दिन ही जो है तो एमआईएम के दूसरे लीडर का एक बयान आया कि अफसर खान दरअसल आज़ाद उम्मीदवार नहीं बल्कि वंचित से वो चुनाव मैदान में है और वो सीधे तौर पर वहाँ इम्तियाज जलील को नुकसान पहुंचा रहे हैं, इसलिए अकोला की जनता यहाँ पर वंचित बहुजन को वोट न करे। ये वीडियो भी वायरल हुआ और उसके बाद जो शुरुआत में मॉर्निंग में जो रुझान बने थे वो फिर से पलट गए। इस तरह से ये 2-3 जो चीजें रही ये है उसका कारण हो सकते हैं, और भी कारण हो सकते हैं कि मुस्लिम वोट एक साथ वंचित बहुजन आघाड़ी को इस बार नहीं गया, बल्कि कांग्रेस के तरफ ज्यादा, महाविकास आघाड़ी की ओर ज्यादा जाता हुआ दिखाई दिया। ये 2-3 रीजन मुझे मोटे मोटे नजर आए, इसके अलावा भी और रीजन हो सकते हैं जो मुझे लगे। चुनाव के टाइम पे हमें देखना पड़ा कि कैंपेनिंग में वंचित बहुजन आघाड़ी ने एक तौर पे सोशल मीडिया हैंडल्स के थ्रू ये मैसेज देना चाहा कि कांग्रेस के जो कैंडिडेट हैं उन्हें एक तरह से डिफेम करने की कोशिश की गई, या एक तरीके से उनकी जो प्रीवियस हिस्ट्री है उनके फादर की वगैरह कि आरएसएस में थे और ये आरएसएस आइडियोलॉजी की है, तो ये भी एक किस्म से नाकाम हुई। तो इस पे लोगों ने यकीन नहीं किया, इसकी क्या वजह था?
नहीं, देखिए इसमें क्या है ना, हर पार्टी का उद्देश्य होता है चुनाव जीतना, और वो चुनाव जीतने के लिए हर मुमकिन कोशिश करती है। जिस तरह से हो सकता है कि वंचित ने वोटों को बहकाने के लिए या अपनी तरफ खींचने के लिए कांग्रेसी कैंडिडेट की जो पुरानी उनका बैकग्राउंड है, या उसको उसको करने की कोशिश की होगी। लेकिन मुझे लगता है कि वंचित की ओर से की जाने वाली हर कोशिश कामयाब नहीं हुआ। उसका रीजन ये था कि इस बार जो मुसलमानों का माइंडसेट था वो बिल्कुल एकदम तय था कि हमें वोट को डिवाइड नहीं करना है, और हमें सिर्फ महाविकास आघाड़ी को वोट देना है, और सेकुलर वोट को डिवाइड नहीं करना है। यही वजह है कि अंबेडकर साहब की ओर से या वंचित बहुजन आघाड़ी की ओर से जो जो भी तरीके अपनाए गए, चाहे फिर वो पोलराइजेशन की बात हो, चाहे वो डॉक्टर अभय पाटिल की आरएसएस बैकग्राउंड की बात हो, ये तमाम चीज़ें उस पर असर नहीं करेंगी। क्योंकि अल्टीमेटली ये जो इस बार का जो चुनाव है, ये बात ये कही भी जा रही है कि ये जनता ने लड़ा है, और जितनी पॉलिटिकल पार्टीज ने जितनी अपनी स्तर पर कोशिशें करनी थी उन्होंने की है। तो मैं समझता हूँ कि जो भी पॉलिटिकल पार्टीज ने अपनी तरफ से कोशिश की, जनता ने उसका जवाब दिया। और इसमें भी कोई बात छुपी नहीं है कि किसका क्या बैकग्राउंड है, किसका क्या है। अल्टीमेटली ये देखा जाना अहम होता है कि इसका असर कितना मिला। बहुत बहुत शुक्रिया रिजवान सर हमारे साथ बात करने के लिए, अपना वक्त निकालने के लिए। उम्मीद करते हैं कि हमारे साथ साथ आपको भी समझ में आया होगा कि क्या आखिरकार वजह रही कि वंचित दूसरे से तीसरे पे आए, जो कि एक तरह से एक जेन्युइन क्वेश्चन था पूरे अकोला वासियों का। इसी तरह हमारे YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब करें और हमसे जुड़े रहें। बिल्कुल हम अगला टॉपिक भी लाएंगे और भी विशेष रूप से अलग अलग मुद्दों पे बातचीत करते रहेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।